हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज मैं क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर, और इसमें हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर अर्थात मौसम के कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मौसम क्या है। देखिए, मौसम की कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, परंतु इसके अगर जो भी गुणधर्म है या चरित्र है उसको हम ठीक से समझ जाएं तो हम मौसम को समझ लेंगे। बातचीत के दौरान हम लोग आपस में बात करते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, या आज बहुत उमस है, आज का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा है। और कल जो है सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसके अगले दिन सिचुएशन और भी अलग हो जाती हैं। मतलब डेली कुछ नई नई चीज़ें हम बात करते हैं मौसम के बारे में। तो बेसिकली हम मौसम के बारे में नहीं बात करते हैं, मौसम के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और जब तक आप एलिमेंट्स ऑफ वेदर को नहीं समझ लेते हैं तब तक आप मौसम के बारे में नहीं समझ सकते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे कि सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन पहला एलिमेंट्स है। अगर हम सोलर रेडिएशन को समझ लेंगे तो पूरे वेदर के पैटर्न को समझ लेंगे। सोलर रेडिएशन होता क्या है? देखिए, सूर्य से जो भी गर्मी होती है, हीट होती है ना, वो ट्रांसफर होकर के ट्रेवल करके हमारे पास जो आती है धरती पे, उसी को हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। बिल्कुल साधारण सी भाषा में, बहुत टेक्निकल में नहीं समझना है इसको, ज्योग्राफी को। अब मान के चलिए ये सूर्य है। अब सूर्य से गर्मी, हीट कहाँ आएगी? धरती पे आएगी। और धरती पे ये सपोज ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस पे यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर के आई, इसी को हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। और ये पहला एलिमेंट है, इसके बिना मौसम बन ही नहीं सकता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये अलग बात है, बट होना चाहिए। ये मौसम का पहला एलिमेंट्स है। अब दूसरा क्या है? एयर टेम्परेचर। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, इसको खोलते हैं। अर्थ के कांटेक्ट में क्या होता है? एयर। ये पैकेट ऑफ एयर है, एयर मास भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। यह एयर अर्थ के कांटेक्ट में आते ही गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? सबसे पहले अर्थ सरफेस गर्म होगा ना। सबसे पहले तो धरातल गर्म होगा। जब धरातल गर्म हो जाएगा, उसके बाद धरातल के संपर्क में जो भी हवाएं होती हैं वह गर्म होगी। और हवा जब गर्म होगी तो उसमें कुछ टेम्परेचर आ जाएगा, उसको बोलते हैं एयर टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो एलिमेंट्स है वो सोलर रेडिएशन है, दूसरा एयर टेम्परेचर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हवा गर्म हो गई, और हवा अलग अलग मेथड से गर्म होती है, ठीक है। कंडक्शन के मेथड से गर्म होती है, जिसमें कि एक एयर मॉलिक्यूल गर्म हुआ और ये गर्म होकर के अगले जो एयर मॉलिक्यूल उसको भी गर्म कर दिया, एक तरह से हीट ट्रांसफर हो गया। दूसरे ने तीसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर किया, तीसरे ने चौथे को हीट ट्रांसफर। इस तरीके से पूरा इसका विस्तार हो जाता है और पूरी हवा गर्म हो जाती है। अब अगला जो है एयर प्रेशर। अगला एलिमेंट्स क्या है? एयर प्रेशर। देखिए, एयर प्रेशर तभी बनेगा जब एयर टेम्परेचर होगा। इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान के चलिए पॉइंट ए पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब अर्थ सरफेस पे हर जगह टेम्परेचर अलग अलग एयर का नहीं हो सकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर पॉइंट ए पर टेम्परेचर ज़्यादा है और पॉइंट बी पे टेम्परेचर कम है, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वह कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। हमेशा उल्टा होता है, जान लो। टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का तो प्रेशर कम हो जाएगा।
और पॉइंट बी पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब प्रेशर ज़्यादा है कहीं पे और प्रेशर कम है, तो इससे क्या होगा भाई? अगर सपोज पॉइंट ए पे प्रेशर कुछ 1000 मिली बार है, मिली बार यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और पॉइंट बी पर प्रेशर है 950 मिली बार, तो क्या होगा? इसके बीच में पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है? एयर है ना, कहीं भी निर्वात तो है नहीं, वैक्यूम तो है नहीं, तो हमेशा एयर का जो फ्लो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, और इसी को हम बोलते हैं विंड। बेसिकली जहां हाई प्रेशर है और कहीं पे लो प्रेशर है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, और हवा का जो प्रवाह है जिसको विंड कहते हैं वो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है। तो अब ये बात समझ में आ गई ना कि एयर प्रेशर के चलते विंड का क्रिएशन हो रहा है, तो हम एयर प्रेशर और विंड एक ही साथ समझ लिए। अब मान के चलिए कि विंड बन गया, विंड जब फ्लो हो रहा है हवा ना, तो उसको विंड कह रहे हैं। तो विंड का जो मूवमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल है, बट विंड का मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। कैसे भाई? अगर ये अर्थ सरफेस है और इस सूरज ने क्या किया, अर्थ सरफेस को गर्म कर दिया, तो हवा ऊपर भी उठ रही है, और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होगा? ठंडी होगी। ठंडी होगी मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं से वाटर कंटेंट आ गया, जलवाष्प आ गया। देखिए, वही हवा जब धरती पर थी तो बिल्कुल ड्राई थी, गर्म थी, बट ऊपर की तरफ जब उठ रही है थ्रू द कन्वेक्शनल करंट, तो उसमें नमी आ गई, एडिशनल कहीं ना कहीं से वाटर वेपर आ गया, तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी बढ़ गई, उसकी आर्द्रता बढ़ गई। जब तक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी नहीं तब तक वर्षा या फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नहीं हो सकता है। रेनफॉल और क्लाउड के लिए पहली शर्त है कि उसमें ह्यूमिडिटी होना चाहिए। अब और ऊपर उठी यही हवा तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो गया। ध्यान दीजिए इस बात को, हवा ही तो बदलती है, ट्रांसफर होती है, परिवर्तित होती है बादल में, कुछ निश्चित ऊंचाई पर जाकर के बादल बन जाती है। ठीक है, अब एक निश्चित बिंदु के बाद उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ी और उस क्लाउड में, तो वही प्रेसिपिटेशन का रूप ले लेती है, अर्थात रेनफॉल। तो उसमें से देखिए ऐसे बूंद 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 के रूप में नीचे की तरफ वर्षा इस धरती पर गिरती है। ठीक है, कितना बढ़िया से एक क्रम से आप इस चीज को समझ रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने कहां से किया? स्टार्टिंग मैंने किया सोलर रेडिएशन से, कि सूर्यदेव से गर्मी निकल रही है, हीट जो है ट्रांसफर होकर धरती पे आ रही है, धरती गर्म हो रही है। सबसे पहले धरती गर्म होगी, धरती के संपर्क में जो हवा होगी, एयर होगी, वह जब गर्म होगी तो वह एयर टेम्परेचर बन गया। हवा गर्म हुई तो कहीं पे हवा ज़्यादा गर्म हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो उससे एक अलग अलग प्रेशर बन रहा है। जब अलग अलग प्रेशर बनेगा तो उससे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो फ्लो ऑफ एयर होगा, वही फ्लो ऑफ एयर को हम विंड कहते हैं। तो एयर प्रेशर भी समझ लिए, विंड भी समझ लिए। अब विंड का जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल होता है, बट विंड हवा जो है नीचे से ऊपर की तरफ भी जाती है, मूवमेंट ऑफ एयर नीचे से ऊपर की तरफ भी होता है ना। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो उसमें ह्यूमिडिटी ऐड हो जाएगी, उसकी आर्द्रता बढ़ेगी। जब ह्यूमिडिटी उसमें आएगी, कुछ निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वही एयर मास क्लाउड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लाउड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी से फिर वर्षा होती है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस होता है वेदर कहलाता है। अब इसमें विंड बढ़ गई, हवा तेज गति से हो गई तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हवा कम हो गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ गई,
तो आप बहुत परेशान रहोगे, मेंटल हेल्थ खराब रहेगा। वर्षा होने लगी तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। तो इसमें जो भी परिमार्जन होगा उसी से मौसम का निर्माण होता है। अब अगला जो टॉपिक इसी में है, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के कारक या इसके तत्व या कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट और वेदर जो होता है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेदर डेली चेंज होता है, नए नए अनुभव आपको होते हैं, बट क्लाइमेट एक लंबे कालखंड के बाद आपको अनुभव होता है। 500-1000 साल के बाद आपको समझ में आता है कि अरे यार तापमान बदल गया, बढ़ गया। आज क्लाइमेट चेंज की हम बात क्यों कर रहे हैं? तुरंत तो बदला नहीं है क्लाइमेट हमारा। तो क्लाइमेट को समझने से पहले उसके तत्वों को भी समझ लेते हैं। पहला नंबर है लैटिट्यूड, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? अगर हम बात करते हैं ग्लोब पर, तो अगर ग्लोब पर देखा जाए तो ये हुआ आपका इक्वेटर। अब हम जानते हैं कि इक्वेटर ये 0 डिग्री पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। क्रमशः जब ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, अगर ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है नॉर्थ, तो यहाँ का बिल्कुल तापमान अलग होगा। तापमान अलग क्या होगा? तापमान कम होगा। और ऊपर थोड़ा सा चढ़ें 60 से 65, यहाँ तापमान और कम हो जाएगा। फाइनली जब आप बिल्कुल ये 90 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुँचेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि लैटिट्यूड जब बढ़ रहा है, अक्षांश जब बढ़ रहा है, तो तापमान कम हो रहा है। तो एक फार्मूला समझ में आया ना कि हाई लैटिट्यूड अगर है तो लो टेम्परेचर होगा, और लो लैटिट्यूड है तो हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, आप देख लो आर्कटिक सर्किल में क्या है। आर्कटिक सर्किल जो होता है वह हाई लैटिट्यूड है, तो तापमान वहाँ का लो होगा। और 0 डिग्री इक्वेटर पे ये लो लैटिट्यूड है। ठीक है, लो अक्षांश है, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। तो लैटिट्यूड हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, स्थल और जल का विस्तार। देखिए स्थल और जल का जो प्रॉपर्टी होता है अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये देखिए इंडियन पेनिसुला की। अब ये इंडियन पेनिसुला, ये है इंडियन ओशियन। ठीक है, ये पूरा जल है, ये पूरा पानी है। तो पानी जो भी कोस्टल एरिया रहेगा, ये कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा इस वाटर बॉडी से पूरा प्रभावित रहेगा। यहाँ का जो क्लाइमेट होगा ना, मेरीन टाइम क्लाइमेट होगा, पूरा ये समुद्र के प्रभाव में रहेगा। और जो अंदर का ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल अलग होगा। देखो लैंड जो होता है ना, स्थल जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है, और वाटर जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो दोनों का जो विस्तार होता है वो अलग अलग क्लाइमेट को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है कि सेमी परमानेंट हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट। देखिए ग्लोब पर जो भी प्रेशर बेल्ट होता है वह भी क्लाइमेट को निर्धारित करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखो 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं LP, लो प्रेशर। इसको तो हम डोल्ड्रम बोलते हैं, लो प्रेशर बेल्ट। और 30 से 35 डिग्री का जो ये प्रेशर बेल्ट होता है इसको हम बोलते हैं HP, हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं अगेन LP। तो LP पे अलग क्लाइमेट होगा, HP पे भी अलग क्लाइमेट होगा, और यहाँ फिर अगेन LP आ गया, यहाँ पे अलग क्लाइमेट होगा। इवन
HP और LP के बीच में ये जो क्षेत्र है इसमें भी भारत आ जाएगा, यहाँ का अलग क्लाइमेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, वो हमारे क्लाइमेट को निर्धारित करती हैं। ये बहुत छोटा परिचय हो गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे जब इसका विस्तार से पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। ओके, अगला है एयर मासेज, वायु राशियाँ। देखिए वायु राशियाँ हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता पाऊँगा आपको। वायु राशियाँ जो होती हैं एक उसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है। सपोज मान के चलिए ये लैंड है, ठीक है, और इस लैंड की एक खास तरह का टेम्परेचर है, एक कोई फिक्स टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर हो गया बहुत दिनों तक, 2-3 महीना 4 महीना तक ऐसे कुछ फिक्स टेम्परेचर इस लैंड का है। तो इस लैंड के ऊपर अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में जो हवा होगी उसका भी एक फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं एयर मास। और वह एयर मास जो वायुमंडल में है, अगर वो प्रवाहित होकर के ट्रेवल होकर के किसी और क्षेत्र में पहुंच गई, इस वाले क्षेत्र को छोड़ करके, तो समझ लो कि वहां का टेम्परेचर भी बदल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर मासेस जो होती हैं वह भी क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। ओके, अगला है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। देखिए एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जो है इसको डिटेल्स में आगे डिस्कस किया जाएगा, इसको वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में, जैसे कि लगभग 6 से 8 किलोमीटर के ऊंचाई पे अगर हम वायुमंडल में जाते हैं तो वहाँ पे एक जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। वह जेट स्ट्रीम जो उसकी स्पीड 200 से 400 किलोमीटर की, मतलब 200 से 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है। आप देखिए इतनी स्पीड से वो ट्रैवल करती है, तो वह भी हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। और भी बहुत तरह के वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं जो कि क्लाइमेट को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, अगला है ओशियनिक करेंट्स, जिसे सागरी धाराएं। सागरी धाराएं कैसे क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब पे देखा जाए, हम एक आध दो उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे गल्फ स्ट्रीम, हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम का ये डायरेक्शन होता है, ये फ्लो होता है, और ये जाकर कि यूरोप के इस क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करती हैं। हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री ठंडे प्रदेश में आता है, और ये खास तौर से जो पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स सालों भर खुले रहते हैं, जबकि ये ठंडा प्रदेश है। अगर देखा जाए कायदे से तो यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं वो बर्फ़ से ढक जाने चाहिए, बट यही गल्फ स्ट्रीम के चलते ये हमेशा ओपन रहते हैं। यहाँ का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहता है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो आप कह सकते हैं कि गर्म जलधारा ने उस पर्टिकुलर क्षेत्र के क्लाइमेट को प्रभावित किया। उसी प्रकार से लैब्राडोर की जो धारा होती हैं, ये इधर वाली होती हैं, इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, यहाँ के प्रदेश को ठंडा कर देती हैं। तो अलग अलग जो जल धाराएँ होती हैं उस खास तरह के पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। ऑल राइट, अगला जो है एल्टीट्यूड, समुद्र स्थल से ऊंचाई। देखिए क्या है ना कि जब हम पर्वत पे जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो तापमान में गिरावट होती है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल मैदान में हैं और मैदान से बिल्कुल हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अचानक से हमको पहाड़ मिल गया, प्लेटू मिल गया, तो हमेशा क्रमशः अगर ऊंचा जाते हैं तो तापमान हमेशा कम होगा और ऊपर का क्लाइमेट बिल्कुल ही अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई भी क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट जो है माउंटेन बैरियर्स। माउंटेन बैरियर्स जो है ये भी क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे सपोज कोई मान के चलिए कि यहाँ से एयर मास, ऐसे एयर का फ्लो हो रहा है, विंड, और अचानक से यहाँ पे एक पर्वत आ गया, बैरियर आ गया, तो क्या होगा? ये जो एयर है ना ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा यहाँ पे। और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जब होगा तो क्या होगा?
यहाँ पे रेनफॉल होगी। तो ऐसे क्षेत्रों में खास तौर से अगर देखा जाए तो जब केरल में मानसून जो इंटर करता है तो पश्चिमी घाट से टकरा करके वहाँ पे 200 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल करवाता है एनुअली। तो उस पर्टिकुलर कोस्ट पे सालों भर एक अलग क्लाइमेट रहता है ड्यू टू बैरियर। पश्चिमी घाट बिल्कुल बैरियर की तरफ काम करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है या उसको प्रभावित करता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये कितना व्यापक है, इसका कोई एक लाइन में कोई परिभाषा तो हो ही नहीं सकता है क्लाइमेट का, कितनी इसमें व्यापकता है। तो अगले हम लेक्चर में बताएंगे बाकायदे कि जलवायु की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। थैंक यू।